और आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ फिज़िकल वर्ल्ड के साथ। और ये इस बार हमारा लेक्चर नंबर होने जा रहा है सेकंड। पहले लेक्चर में मैं बहुत ज़्यादा इसके अंदर बातें कर चुका हूँ। मैंने बताया था कि क्या फिज़िकल वर्ल्ड हमारी फिज़िक्स को समझने के लिए ज़रूरी है। तो मैंने कहा था यस बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि होता क्या है कि अक्सर इस चैप्टर को हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हमें इस चैप्टर को पढ़ना ही पड़ेगा टोन को समझने के लिए फिज़िक्स की। तो लेक्चर सेकंड आज स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है फिज़िकल वर्ल्ड। और मैंने बताया था कि फ़िज़िकल वर्ल्ड के अंदर क्या क्या प्रोसेसिंग होते हैं, और मैंने ये भी बताया था साथ में कि जो हमारी फिज़िक्स होती है वो क्या है, क्या करती है, फिज़िक्स के अंदर हम क्या करना चाहते हैं। फिज़िक्स एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, फिज़िकल लॉस पढ़ते हैं नेचर के बारे में, और उसके प्रिंसिपल पढ़ते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल जैसे कि मैंने बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि हमारा जो वाटर होता है उसे फ्लो होने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, एक हायर पॉइंट और एक लोअर पॉइंट। तो पानी के जो फ्लो होने की कंडीशन थी वो हायर से कहाँ थी, लोअर की ओर थी। आगे बढ़ते हैं आज उसी से। मैंने इस फिज़िकल वर्ल्ड को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट इसका था इनर वर्ल्ड, और सेकंड पार्ट था इसका आउटर वर्ल्ड। इनर वर्ल्ड के बारे में मैंने उस दिन बताया था थोड़ा बहुत तुमको कि अगर हम कोई फीलिंग्स लाते हैं तो इनर वर्ल्ड के अकॉर्डिंग ही चलती है। और आउटर वर्ल्ड के बारे में मैंने क्या कहा था, आउटर वर्ल्ड तो हमारी पूरा का पूरा क्या है, पूरा का पूरा भरा पड़ा है। जैसे कि साइकिल का मूवमेंट हो गया, किसी के पर्सन का मूवमेंट हो गया, कार का मूवमेंट हो गया, तो ये सब के सब किसके अंदर आएंगे, आउटर वर्ल्ड के अंदर आएंगे। जैसे आउटर वर्ल्ड के अंदर फोर्सेस हो जाएंगे, बहुत सारे फोर्सेस हैं हमारे, तो वो किस में आएंगे, आउटर वर्ल्ड के अंदर आएंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, जैसे कि अगर हम देखें इस कंडीशन को, आउटर वर्ल्ड की कंडीशन को अगर हम देखें तो जैसे अर्थ क्या करती है, राउंड करती है सन के चारों तरफ, तो उसमें राउंडेशन के अंदर क्या होता है, एक लॉज लगता है। वो जो लॉज होता है वो मास पार्टिकल्स के बीच में भी लगता है, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल लॉज। तो जो ग्रेविटेशन का जो लॉज था वो न्यूटन जी ने दिया था, जिसके अकॉर्डिंग हम ये जान पाए कि अगर कोई भी 2 मास के पार्टिकल हैं तो उसके बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होता है। लेकिन अगर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है तो यहाँ पर ये अगर एक छोटा सा मैंने डॉट बनाया, इस डॉट के अंदर क्या मास नहीं होगा, बिल्कुल होगा मास। और अर्थ के अंदर क्या मास नहीं है, बिल्कुल मास है। जब अर्थ के अंदर मास है, इस डॉट के अंदर मास है, तो अगर इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है अट्रैक्शन का, तो ये अर्थ इस मास पार्टिकल को क्यों नहीं खींच पा रही, कोई रीज़न तो होगा इसका। खींच पाने का मतलब क्या, अरे भाई जो ग्रेविटेशनल न्यूटन का फोर्स होता है वो किस में लगता है, 2 मास के पार्टिकल में लगता है। 2 मास के पार्टिकल का मतलब एक दूसरे के और को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। न्यूटन साहब ने समझाया था। अब ये डस्ट पार्टिकल नीचे की तरफ नहीं जा रहा, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये हो सकता है कि जो फोर्स अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी इस पर अप्लाई कर रही है, हो सकता है कि वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो। बिल्कुल सही बात, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सबसे ज़्यादा क्या है, वीकेस्ट फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फोर्स है, कमज़ोर बल है, कमज़ोर बल है, ये वीकेस्ट फोर्स है। अच्छा, इस वजह से ये क्या होता है, ये डस्ट पार्टिकल नीचे की तरफ नहीं आता, क्योंकि ये क्या है, वीकेस्ट फोर्स है। अच्छा, जब ये वीकेस्ट फोर्स है तो कोई स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स भी होगा हमारे वर्ल्ड का। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स सपोज दैट ये न्यूक्लियस हमारे पास है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है, प्रोटॉन और साथ में न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये चार्ज लेस होता है। जब ये चार्ज लेस है तो अगर हम देखें इसको, ये एक न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन प्लस के चार्ज भरे हुए हैं, और हम ये जानते हैं जब पॉजिटिव चार्ज आपस में होते हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में तो उन पर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई होता है। रिपल्सिव फोर्स प्रतिकर्षण बल लगता है, जिसमें होता क्या कि ये जो पार्ट है, ये जो चार्ज है ये इधर की तरफ जाने स्टार्ट करते हैं, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं।
ठीक है, किस कंडीशन के अकॉर्डिंग? रिपल्सिव फोर्स के अकॉर्डिंग। अब यहाँ देखते हैं इसको हम, न्यूक्लियस है, क्या न्यूक्लियस कभी ब्रेक होते हुए सुना तुमने? नहीं। जो चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव के, इससे होगा क्या कि इसके अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन इतने सारे भरे हुए हैं कि ये एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करते हैं, उसके बावजूद भी एक दूसरे से दूर नहीं जा पाते। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है एक फोर्स, और वो जो फोर्स होता है वो होता है हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स, जो क्या करता है, इतनी पावर जनरेट करता है, इतना फोर्स जनरेट करता है कि इन दोनों को, इन सभी चार्जेस को आपस में बाउंड रहने के लिए क्या करता है, मजबूर कर देता है। तो उसका जो नाम है वो क्या है? न्यूक्लियर फोर्स है। और ये क्या है? सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, सबसे हैवी फोर्स है। कौन सा? न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा, फोर्स की बात चल रही है, और देखना जितने भी सारे फेनोमेनास हैं ये आउटर वर्ल्ड के ही तो हैं। आउटर वर्ल्ड के अंदर हम डस्ट पार्टिकल देखते हैं, गैस पार्टिकल देखते हैं, और गैस पार्टिकल हो या डस्ट पार्टिकल हो, उन सभी के अंदर न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस अगर है तो इसके अंदर ये प्रोसेस जरूर होगा, और जब ये प्रोसेस है तो उसके अंदर इनको बाउंडेशन करने के लिए एक फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, जिसको क्या कहते हैं हम? न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, जो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन। अब मैंने कही बात फोर्स की, फोर्स की जब मैंने बात कही तो फोर्स के टाइप्स क्या हो सकते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्स? तो देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ फोर्स। फर्स्ट इज कॉन्टैक्ट फोर्स, और सेकेंड इज नॉन कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, फर्स्ट क्या है हमारे पास? कॉन्टैक्ट फोर्स है, और सेकंड क्या हमारे पास? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अब ये क्या होते हैं? मैंने कहा दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर सिर्फ 2 ही तरह के फोर्स होते हैं, या तो कॉन्टैक्ट फोर्स या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब इसके एग्जाम्पल कैसे समझेंगे हम? देखना जरा, ये मेरे पास एक चौक है, मैंने चौक से कहा इधर चला जा, क्या ये जा रहा है? नहीं जा रहा। क्या रीज़न है इसका? इसका रीज़न है कि इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही मैंने इस पर एक टच करके इसको आगे की तरफ बढ़ाना स्टार्ट किया, तो मुझे अपने अंदर से कुछ वर्क करना पड़ा, और वर्क करना पड़ा तो मुझे कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, जिससे क्या हो रहा है? आगे की तरफ मूवमेंट कर रहा है, आगे की तरफ मूवमेंट कर रहा है। इसका मतलब इस पर कोई फोर्स इससे कॉन्टैक्ट होकर के लगा, और वो जो कॉन्टैक्ट होकर के लगा उसी को तो हम कॉन्टैक्ट फोर्स कह रहे हैं। तो सर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा? देखो जरा उसका भी एग्जाम्पल। अगर मैं इस चौक को ऊपर की तरफ फेंकूं, ऊपर की तरफ फेंकूं, तो फेंका तो मैंने ऊपर की तरफ था, अब ये नीचे की तरफ क्यों आया? नीचे की तरफ आने का रीज़न क्या था इसके? ये तो हमें पता नहीं। अरे बिल्कुल पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू। क्या जो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है वो हमको दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा। जब दिखाई ही नहीं दे रहा तो ऐसे फोर्स को हम क्या कहेंगे? जो बिना स्पर्श करे हुए लग रहा है, उसे क्या कहेंगे? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अरे भाई, जब मैंने चौक को ऊपर की तरफ फेंका तो मैंने फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, तो ऊपर की ही तरफ चला जाता, लेकिन एक मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद ये क्या हुआ? नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गया। अब नीचे की तरफ जब आ रहा है तो कोई ना कोई तो इस पर फोर्स इस पर लग रहा होगा, या धरती मैया ने हाथ निकाला और खींच के नीचे खींच लिया, ऐसा तो है नहीं। तो वो जो फोर्स है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, और उसको हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर हमसे कोई पूछता है भी ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरह का फोर्स है, तो हम कहेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अभी मैंने बताया था चार्जेस जब होते हैं पास रखे हुए, या मैग्नेट जब हमारी होती हैं पास रखी हुई, तो उनमें भी एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई होता है। मैग्नेट क्या होती है? एक दूसरे से चिपक जाती है, तो उनमें अट्रैक्शन फोर्स। और जब चार्ज सेम चार्ज होते हैं तो ये एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो ये कौन सा? रिपल्सिव फोर्स। अब यहाँ पर बिना किसी प्रोसेस के ये क्या हो रहे हैं? एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमें कोई भी इस तरह का प्रोसेस नहीं करना पड़ा ताकि हम इनको टच कर सकें। जब टच नहीं कर रहे उसके बावजूद भी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो इस तरह के जो फोर्स होंगे वो कहलाएंगे हमारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसका मतलब इनके चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स। बट इलेक्ट्रिक फोर्स से भी अगर हमसे कोई ये पूछने लगे कि वो कॉन्टैक्ट फोर्स है या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो हम सीधे सीधे कहेंगे वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। और ये तुम समझ चुके हो क्यों नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि यहाँ पर हम कोई भी फोर्स फिजिकल रूप में इस पर अप्लाई नहीं कर रहे हैं।
सही है। और ऐसे ही मैग्नेट की कंडीशन है, मैग्नेट सबको पता होगी, वार मैग्नेट होती है हमारी, ये वार मैग्नेट जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, ये भी एक वार मैग्नेट होती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। जब हम इन दोनों मैग्नेट को एक दूसरे के पास रखते हैं तो होता क्या है, ये एक दूसरे से कॉन्टैक्ट कर लेती हैं, चिपक जाती हैं। क्या यहाँ पर कोई प्रोसेस है जो इनको खींच रहा है, या हमने कोई हाथ लगाया? हमने तो कोई हाथ लगाया नहीं, बस अंदर रख दिया, इनको खींच दिया, अपनी आप खींची। इसका मतलब इनके बीच में कोई ना कोई फोर्स लग रहा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। और जब दिखाई नहीं दे रहा तो उसी को तो मैंने क्या कहा था अभी, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि हम फिजिकल रूप में इस फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, इसलिए हमारा क्या कहलाएगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाएगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाएगा। अब जरा देखो और बातें समझते हैं इसकी। ये सब किसके अंदर आ रहे हैं, आउटर वर्ल्ड के अंदर हैं। आउटर वर्ल्ड मैंने कहा था भरा पड़ा है किसके, फिजिक्स के अंदर जितने भी फिनोमेना से, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज बनी हुई हैं उन सब से भरा पड़ा है, ये सब से भरा पड़ा है। हमारा मूवमेंट हो जाएगा, हमारे पास मूवमेंट हो जाएगा, हमारी स्पीड हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी, एक्सेलरेशन हो जाएगा, क्लासिकल मैकेनिक्स हो जाएगी, थर्मोडायनेमिक्स हो जाएगी और फ्लूइड्स हो जाएगा। मतलब इतने सारे फैक्टर हैं जो क्या है, फुल्ली इससे परफेक्टली फिनिश्ड हैं, भरे हुए हैं। अब बहुत सारी चीज़ें हैं समझने के लिए। वाटर का फ्लो हमारे सामने अभी समझा ही चुके थे, फोर्स में समझा ही चुका था, स्पीड की मैं बात कर ही चुका हूँ कि स्पीड जब कोई बॉडी मूवमेंट करेगी तो उसके अंदर स्पीड आ ही जाएगी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आउटर वर्ल्ड के अंदर आ रही हैं। और समझते हैं ज़रा चीज़ों को। देखें ज़रा, कोई अगर बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट इस पर अगर मोशन करेगा तो वो कैसा होगा मोशन उसका। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस लाइन पर, एक स्ट्रेट लाइन पर मोशन करेगा तो वो कैसा होगा। अगर कोई पेंडुलम हम लेते हैं और यहाँ पेंडुलम अगर ये लगा हुआ है तो इसकी जो मोशन होती है इधर इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन के दोनों तरफ जो इसकी मोशन होती है उसकी मोशन क्या कहलाएगी। अगर कोई पर्सन एक कर्व पर मोशन कर रहा है तो उसकी मोशन क्या कहलाएगी। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। कोई सर्किल पर अगर मोशन करेगा तो उसकी हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। कोई स्ट्रेट लाइन में अगर मोशन करेगा तो उसे हम कहेंगे स्ट्रेट लाइन का मोशन। अगर कोई पेंडुलम इस तरह से इसकी रिपीटेशन करेगा अपनी मोशन का तो उसे हम कहेंगे क्या, पेंडुलम मोशन। और अगर कोई कर्व पर मोशन करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, हम कर्वी लीनियर मोशन। देखना कितने खतरनाक वर्ड्स निकल करके आ रहे हैं। तो सब पर डील करेंगे, सबके बारे में जानेंगे कि क्या आखिरकार चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक है, इस मोशन को वैसे हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कह देते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन भी कह देते हैं, क्योंकि इसमें होता क्या है कि पूरा का पूरा सिस्टम एक डायरेक्शन में जाता है, पूरा का पूरा सिस्टम एक डायरेक्शन में जाता है, पूरी की पूरी बॉडी एक डायरेक्शन में जाती है, इसलिए इसको हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। और अगर हम कर्वीलिनियर मोशन की बात करते हैं तो कोई बॉडी अगर किसी मोड़ पर टर्न ले रही है तो वहाँ पे उसे एक कर्व में जाना ही पड़ेगा, तब जाके हम कहेंगे कि उसकी जो वहाँ पर मोशन थी वो कर्वीलिनियर मोशन थी। निकाल के ले जाएंगे तुरंत इसको। सर्किल की तो बात है भैया, साइकिल का पहिया घूम रहा है, सर्कुलर मोशन हो गया, या साइकिल के पहिए तुम खुद जाओ तो भैया तुम ही खुद सर्कुलर मोशन हो चुके हो। सही है ना। चलिए फिर आज यहीं पर फिनिश करते हैं और इसका मैं नया लेक्चर लेकर के आऊँगा। ठीक है, फिलहाल तो इस वीडियो को आप देखिए और थैंक यू।